ओके, सो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस करा था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी, एरिया, लेंथ एंड टेम्परेचर। J इज इक्वल टू सिग्मा ही प्रूव कर लिया, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। उसके बाद हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन कर लिया, करंट और ड्रिफ्ट के बीच रिलेशन। आज हम रेजिस्टेंस के थोड़े से डिपेंडेंसी को और समझते हैं, क्योंकि R इज इक्वल टू होता है ml/n/e² टाउ इंटू ए, और ये जो चीज़ है ये रेजिस्टिविटी होती है। रो इज इक्वल टू m/n/e² टाउ इंटू ये। अब ध्यान से देख, रिलैक्सेशन टाइम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इन्वर्सली टेम्परेचर के। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेंगे तो रिलैक्स होने का जो टाइम मिल रहा है कोलिजन के बीच वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज। रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज, है ना। और यहाँ पर भी रिलैक्सेशन डिक्रीज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, लेंथ, थर्ड एरिया, ठीक। रेजिस्टिविटी फर्स्ट, टेम्परेचर सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल। एक चीज ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती। अगर मैं बोलूंगा इसकी मैंने लेंथ को इंक्रीज कर दी, व्हाट इज द चेंज इन रेजिस्टिविटी? नो चेंज। रेजिस्टिविटी केवल टेम्परेचर और टाइप्स ऑफ मटेरियल। अगर मैंने मटेरियल चेंज करा, कॉपर से मैंने निक्रोम ले लिया, आयरन ले लिया, तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, अदरवाइज चेंज नहीं होगी। रेजिस्टेंस टेम्परेचर से चेंज, लेंथ से, एरिया से और मटेरियल से तो होगी, है ना। ये क्लियर। अब देख फॉर्मूला क्या होता है। ओके, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल टी। ये रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, ये रिलेशन होता है रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। इसका मतलब डेल टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। अगर मैं टेम्परेचर को T2 से T1 चेंज करूंगा तो रेजिस्टेंस R1 से R2 हो जाएगा। अभी अभी हमने देखा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर पे। अगर मैंने टेम्परेचर को चेंज किया T1 से T2 तो रेजिस्टेंस विल चेंज फ्रॉम R1 टू R2। ये रिलेशन है। ये जो अल्फा है इसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर। R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डी फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा? देख, क्वेश्चन नंबर 1, इफ उसका एक हम न्यूमेरिकल लेते हैं, और न्यूमेरिकल में लिखता हूँ उसका एक, at room temperature
एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना लेते हैं हम, लगभग 27 डिग्री। एट रूम टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट is 100 ohm. What is the temperature of an element? What is temperature of an element what is temperature of an element if resistance is found to be, if resistance is found to be 117 ohm, 117 ohm, given that temperature coefficient, given that temperature coefficient of material 1.7 into 10 to the power minus 6 minus 4 पर डिग्री सेल्सियस, ये क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेशन करना। ओके अब ध्यान से देख, गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में, गिवन है फर्स्ट R1, R1 क्या है 100 ओम, R1 100 ओम, टेम्परेचर क्या है 100 ओम पे, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर पूछा हुआ है T2, रेजिस्टेंस 2 क्या है 117 ओम, और टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है 1.7 इंटू 10 टू माइनस 4, और डिग्री सेल्सियस है इनवर्स, तो हम टेम्परेचर को भी डिग्री में रहने देते हैं। फाइंड आउट करें, सो आंसर R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल टी ब्रैकेट ओपन R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू डेल टी इज इक्वल टू इंटू अल्फा इज इक्वल टू डेल टी। ठीक, यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ मैं, डेल टी इज इक्वल टू R2 117 माइनस 100 बाई 100 इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, डेल टी इज इक्वल टू 17 इंटू 100 इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, डेल टी इज इक्वल टू 17 इंटू 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और माइनस 3, डेल टी इज इक्वल टू 17 इंटू 17 क्या होगा 296, 289 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, सही है ना। R2 माइनस R1 पाई R1 अल्फा, अच्छा अल्फा नीचे है ना, अल्फा नीचे, सॉरी इजी है ये क्वेश्चन, अल्फा नीचे है ना, मैंने गलती से ऊपर लिख दिया, अल्फा तो नीचे है, तो इंटू 1.7 इंटू 10 टू माइनस 4, डेल टी इज इक्वल टू 17 बाई 100 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई 17 इंटू 10, हाँ 17 कैंसिल, डेल टी इज इक्वल टू 112 10 टू द पावर 3 डिग्री सेल्सियस आ गया, 17 बाई 100 1.7 17 ऊपर 10, ठीक। तो ये आ गई डेल टू की वैल्यू, लेकिन हमें डेल टू नहीं निकालना है, हमें तो T2 निकालना है। डेल टी इज इक्वल टू 1000 डिग्री सेल्सियस, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1000, T2 इज इक्वल टू 1000 प्लस T1, T2 इज इक्वल टू 1000 प्लस 27, T2 इज इक्वल टू 1027 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अगर उसे 117 डिग्री 170 ओम रेजिस्टेंस करना है तो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी इंक्रीज पड़नी होगी 1000 डिग्री सेल्सियस। ये हमने जब चेंज करा तो वो वैल्यू आ गई, ये आंसर आ गया, ठीक है। कभी कभी क्या है इसका अपोजिट दिया रहेगा, T2 की वैल्यू गिवन रहेगी, अल्फा पूछेगा,
कभी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे। क्लियर? नेक्स्ट, अब ध्यान से देख क्वेश्चन एक और करते हैं एरिया वाला। इफ रेडियस ऑफ वायर is increased to twice its original value, increased to twice its original value, find the new resistance if original resistance was 2 ohm, ओरिजिनल रेजिस्टेंस वाज 2 ohm। देख ध्यान से देख, एरिया A1 पाई R1 स्क्वायर, A2 पाई R2 स्क्वायर। मैंने रेडियस को कितना इंक्रीज किया? 2 टाइम्स। तो एरिया देख, A2 इज इक्वल टू A2 is equal to pi into R2 square, pi into 2R1 square, 4 pi R1 square A2, और A2 is equal to 4 into A1। ऑब्वियसली अब लेंथ भी चेंज होगा, तो अगर एरिया 4 टाइम इंक्रीज हो गया तो लेंथ 4 टाइम डिक्रीज, तो L2 is equal to L1 by 4। अब फॉर्मूला यूज कर, R2 is equal to रो L2 by A2, R2 is equal to रो L2 L1 by 4, A2 4 A1, R2 is equal to 1 by 16 रो L1 by A1, ये है R1, so R2 is equal to 1 by 16 into R1, so R2 is equal to 1 by 16 इंटू R1 की वैल्यू क्या है? 2 ओम। 2 ओम तो इसका मतलब 1 by 8 ओम। तो ये एक्चुअली 116 टाइम डिक्रीज हो गया, तो देयरफॉर R2 इज इक्वल टू 1 by 8 ओम आंसर। क्लियर है क्या? ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। रेडियस चेंज मतलब एरिया चेंज, एरिया चेंज हो लेंथ चेंज, और लेंथ चेंज हो रेजिस्टेंस चेंज। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो, अगर उसने वॉल्यूम भी चेंज करी तो एरिया चेंज होने से लेंथ चेंज नहीं होगा, क्योंकि और मटेरियल दे रहे हैं तो फिर एरिया क्यों चेंज होगा? हाँ, जैसे अगर मैंने ये एरिया है और मैंने इसको और वॉल्यूम इसका हटा के मैंने इसका एरिया चेंज कर दिया ये, तो लेंथ तो सेम ही रहेगी क्योंकि वॉल्यूम हटाया है। अगर वॉल्यूम नहीं हटाऊंगा और फिर एरिया चेंज करूंगा तो लेंथ बढ़ जाएगी। ओब्वियसली इस चीज़ का ध्यान रखना, वॉल्यूम कांस्टेंट है या वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन में वैसे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो स्पेसिफिकली लिखा रहेगा द डेंसिटी चेंज और वॉल्यूम चेंज। ठीक है, अब देख ध्यान से, होता क्या है, मटेरियल 3 टाइप्स के होते हैं, आपको पता है, कंडक्टर और इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर्स। कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और इंसुलेटर में फ्लो नहीं करते, और सेमीकंडक्टर में फ्लो करते हैं, लो टेम्परेचर पे नहीं करते और नॉर्मल टेम्परेचर पे करते हैं। मतलब ये लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, हाई टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे कंडक्टर की तरह वर्क करता है। ठीक, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इंक्रीज होती है, इसमें तो फिक्स होती है, बट इसमें क्या होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर डोपिंग करके बनाया जाता है, एलॉय से 2 मटेरियल को मिक्स करके
जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनके बीच के जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ब्रेक होके फ्री होते हैं। इसका मतलब यहाँ जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज और रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज। यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ n की वैल्यू इंक्रीज होती है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ml बाई NE² टाउ इंटू ए। तो टेम्परेचर इंक्रीज, ये डिक्रीज और ये इंक्रीज, और ये डोमिनेट कर जाता है। ये जो फैक्टर है ये डोमिनेट करता है। इसका मतलब इसका इफेक्ट रेजिस्टेंस पे ज़्यादा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज। तो इसका मतलब व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज n इंक्रीज और r डिक्रीज, तो r डिक्रीज। ये किस में होता है, सेमी कंडक्टर। उल्टा कंडक्टर पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सेमी कंडक्टर में रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कुछ एलॉयज के लिए भी ये होता है, कुछ एलॉयज के लिए भी होता है, पर्टिकुलरली नॉन मेटल एलॉय। नॉन मेटल एलॉय एग्जाम्पल कार्बन। कार्बन कुछ एलॉय के लिए भी ये चीज़ें सच होती है कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एग्जाम्पल कार्बन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टेम्परेचर। क्लियर? तो अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, रेजिस्टिविटी भी वही चीज़ है, हाँ रेजिस्टिविटी भी वही चीज़ है, जैसा रेजिस्टेंस होगा वैसी रेजिस्टिविटी। तो अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ग्राफ, तो ग्राफ अगर हम बनाना चाहते हैं तो देख ध्यान से, ये मैंने 3 ग्राफ बनाए हैं, ठीक। ये है रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। ये है ग्राफ कॉपर के लिए, मतलब कंडक्टर के लिए कॉपर। ये ग्राफ है एलॉय के लिए, एलॉय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉर्मल एलॉय। नॉन मेटल एलॉय के लिए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये जो है ये किसके लिए है, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर पे तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है भाई। ये किसके लिए है, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर का एग्जांपल जर्मेनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा, गैलेनियम, आर्सेनाइट, आर्सेनिक एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें फ़र्क क्या है, एलॉय में लीनियर प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ नॉन लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक। कॉपर, एलॉय, सेमीकंडक्टर। देख सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, और यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये मैं इंक्रीज कर रहा हूँ और यहाँ पर भी इंक्रीज होगी, है ना। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जनरली क्या होती है, कंडक्टर्स, चल इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगा। ये क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया, तीनों की डिपेंडेंसी समझ में आई। कुछ नॉन मेटल एलॉय के लिए रेजिस्टिविटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे कार्बन। हर एलॉय के लिए नहीं, बाकी एलॉय के लिए तो ये है, ठीक है। एलॉय जैसे निक्रोम, निकल और क्रोमियम से मिलकर बना हुआ है। मैंगनीन, और क्या है, टंगस्टन। कुछ ऐसे मटेरियल जो 2 मटेरियल से मिक्स होकर बने, ठीक है। चलो अब देख ध्यान से, तेरे बुक में ना एक टेबल बना हुआ है, उसको देखना। उसमें क्या है, कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, जैसे मैं बना देता हूँ वैसे तो कुछ ग्राफ उसमें दिए हुए हैं, उससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा इनके नेचर का। जैसे अगर ये देख,
कंडक्टर्स का ले ले पहले। कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है ना, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जैसे सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, टंगस्टन है, आयरन है, Fe, प्लेटिनम है कुछ ये। फिर एलॉय है, एलॉय में निक्रोम है, मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है। फिर ले ले सेमीकंडक्टर, कुछ सेमीकंडक्टर ले लें। सेमीकंडक्टर जैसे कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन। एलॉय या सेमीकंडक्टर इज आल्सो एन एलॉय, राइट? सेमीकंडक्टर क्या होता है? फिर है इंसुलेटर, इंसुलेटर में जैसे तेरा ग्लास हो गया, माइका हो गया, एक्सेट्रा, वुड हो गया। चेक ध्यान से, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी सिल्वर की, वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, सॉरी हाँ, कॉपर की 1.7, एल्यूमिनियम की 2.7, और टंगस्टन की 10 टू द पावर -8, आयरन की 10 इंटू 10 टू -8, एलॉय की देख, एलॉय की निक्रोम की होती है 100 इंटू 10 टू द पावर -8, 48 इंटू 10 टू द पावर -8, 49 इंटू 10 टू -8। फिर कार्बन की देख 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5, 0.46, 2300, ठीक है, 2300। ओके, ये रेजिस्टिविटी है और 0 डिग्री पे है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर इसी तरीके से ग्लास की 10 टू द पावर 10 टू 10 टू द पावर 14, 10 टू द पावर 11 टू 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 8 टू 10 टू द पावर 11, ये ठीक है। ये है इनका ग्राफ, और इन पे एक टेम्परेचर कोफिशिएंट का भी डेटा है। बुक नहीं है ना, ये देख डेटा देख इधर। सिल्वर इन सब की रेजिस्टिविटी लो होती है, रेजिस्टेंस लो होता है इसका, तो इसको हम स्टैंडर्ड वायर के लिए यूज कर सकते हैं। इन चीजों को हम स्टैंडर्ड वायर बनाने के लिए यूज करते हैं। इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट लो होता है, तो इन्हें हम हीटिंग एलिमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। हीटिंग एलिमेंट जैसे हीटर, गीजर, टोस्टर की कॉइल है ना। फिर जैसे बल्ब बनाते हैं, हीटिंग एलिमेंट, इसको भी बल्ब, ये देख, क्योंकि इनकी हीटिंग बियर करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, इनकी और ज़्यादा और इनकी बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये इनकी रेजिस्टिविटी कम है, तो ये जो है सिल्वर वगैरह, सिल्वर, कॉपर, इनकी रेजिस्टिविटी लो, कंडक्टिविटी हाई, टेम्परेचर कोएफिशिएंट हाई। और ये जो है एलॉयज हैं, जो एलॉयज निक्रोम वगैरह, निक्रोम, मैग्नीन, इनका देख ध्यान से, मैग्नीन, इनकी रेजिस्टिविटी हाई, कंडक्टिविटी लो, लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो इसको हम फ्यूज वायर में यूज़ करते हैं, हीटिंग एलिमेंट में यूज़ करते हैं, जैसे एग्जांपल बताया हीटिंग एलिमेंट। तो क्वेश्चन में पूछेगा व्हाई एलॉयज like nichrome are used for making a standard register,
या फिर हीटिंग एलिमेंट, बिकॉज इट हैज़ हाई रेजिस्टिविटी, लो कंडक्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, राइट। और ऊपर अगर पूछेगा वाई सिल्वर और कॉपर आर यूज फॉर स्टैंडर्ड वायर टू मेक रेजिस्टेंस, तो इसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ हाई कंडक्टिविटी। ऑब्वियसली अगर कंडक्टिविटी अच्छा करेगा तो हमारा लॉस कम होगा, और रेजिस्टिविटी कम है तो हीट लॉस कम है ना। अब तो अगर फैन लाया है, फैन में अगर कॉपर वाइंडिंग होगी तो महंगा होगा, एल्यूमिनियम वाइंडिंग होगी तो थोड़ा सस्ता होगा, क्योंकि कॉपर वाइंडिंग में कम है रेजिस्टिविटी, तो फैन हीट कम करेगा, और हीट कम करेगा तो लॉस कम होगा। तो शॉर्ट टर्म में तो तेरे को थोड़ा महंगा मिलेगा, बट इसकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा, क्योंकि जितनी कम हीटिंग करेगी उतनी कम लॉस, और कम लॉस मतलब कम बिजली बिल। ये ठीक है। जैसे क्वेश्चन में पूछता है, अगर हमने दो वायर सीरीज में कनेक्ट किया, एक है कॉपर और दूसरा निक्रोम, और इसके थ्रू मैंने आई करंट फ्लो कराया, तो पहले कौन गर्म होगा, हीट अप, विच वन हीट अप मोर, विच विल हीट अप मोर, ज़्यादा हीट किस में फ्लो होगा या हीट लॉस किस में होगा, बताओ। हीट का फॉर्मूला होता है, अभी मैं पढ़ाऊंगा, I²RT, जिस पे रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका हीट ज़्यादा, और नाइक्रोम में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो मोर हीट, क्योंकि रेजिस्टिविटी जिसकी ज़्यादा उस पर ज़्यादा हीट। हाँ नहीं कंफ्यूज नहीं होना है, बुक लेके नहीं आया ना, ठीक है, क्लियर है। ऐसे समय इसको एनालाइज कर 2 मिनट, हम देखता हूँ। ओके ये है कंपैरिजन। तो हीटिंग एलिमेंट्स अगर हमें बनाने हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, निक्रोम, मैग्नीन, फ्यूज़ वगैरह बनाना है, और स्टैंडर्ड वायर कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ठीक है। देखो ध्यान से, तो हम जानते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये प्रूफ किया ना पीछे। J इज इक्वल टू क्या होता है, I/A सिग्मा NE² टाउ बाई M इंटू E। E की वैल्यू होती है V/L, पढ़ाया था ना पिछले चैप्टर में, V/L। तो पुट कर I/A इज इक्वल टू E² टाउ बाई M इंटू V/L। तो V इज इक्वल टू ML बाई NE² टाउ इंटू A इंटू I। ये कांस्टेंट है रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू RI, सो V इज प्रोपोर्शनल टू I। दिस इज ओम्स लॉ। ओम्स कहता है कि एक वायर के अक्रॉस आपने करंट की वैल्यू जो भी चेंज करी, और V की वैल्यू भी चेंज होगी। अगर एक वायर के अक्रॉस करंट की वैल्यू चेंज करेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो इन्होंने कहा ओम्स ने कि अगर वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी, कोई भी वैल्यू होगी, बट V/I हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। I की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। V/I इज ऑलवेज कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। उस कांस्टेंट का नाम क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, ये है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओके, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार हम देख लेते हैं।
वी डी इज इक्वल टू ई ई टाउ बाई एम, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, निया वी डी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। एक चीज़ और है मोबिलिटी, अभी बता दूंगा मोबिलिटी। देख ध्यान से, फिर हमने पढ़ा R इज इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ इन टू ए, ये है रजिस्टिविटी m बाई एन ई स्क्वायर टाउ, कंडक्टिविटी एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम क्योंकि 1 बाई रजिस्टिविटी, फिर J इज इक्वल टू आई बाई ए करंट डेंसिटी, J इज इक्वल टू सिग्मा इन टू ई ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म, और V इज इक्वल टू आर आई ओम्स लॉ का, सॉरी ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, दिस इज स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और हमने पढ़ा R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा R इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर कंडक्टर्स and resistivity is inversely proportional to temperature for semiconductors, ठीक है। फिर इसके ग्राफ भी बनाए थे। ओके, इतनी चीज़ें हमने कर ली है, और कुछ इसके अलावा किया है नहीं। एक ये मोबिलिटी है। मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन का मूव करना। इलेक्ट्रॉन कब मूव करता है? जब हम उसे क्या प्रोवाइड करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन कब मूव करता है? जब हम उसे क्या प्रोवाइड करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी आ जाती है, उस वेलोसिटी की वजह से इस पे मोबिलिटी आ जाती है। तो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज वी डी बाई ई, ठीक है। दिस इज मोबिलिटी। सो म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई, वी डी की वैल्यू ई टाउ बाई एम इंटू 1 बाई ई कैंसिल, सो म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। सो इतना ही आज हम करते हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको शेल पढ़ाऊँगा। सेल, इसका नेक्स्ट पार्ट सेल है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। ओके, तो यहाँ तक के न्यूमेरिकल हमने कुछ करे। एरिया, लेंथ चेंज करी, एरिया चेंज करा, टेम्परेचर चेंज करा, वहाँ से टेम्परेचर वाले क्वेश्चंस किए, राइट, कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है 1.6 × 10⁻⁴